वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। 66वीं बीपीएससी मेंस के जीएस 1 पेपर का आरटीए कॉपी मेरे पास आ चुका है। बिल्कुल लेटेस्ट है, मार्केट में फ्रेश है। चूँकि आपके मेंस एग्जामिनेशन 67 के दिसंबर में प्रस्तावित है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप देखें कि किस तरह का मार्किंग पैटर्न बीपीएससी अपनाती है अपने मेंस के कॉपी को चेक करने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जितने भी स्टूडेंट इस मेंस को यानी कि 67 के मेंस को देने वाले हैं या आगामी देने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो कॉपी मेरे साथ शेयर किया है, ये भास्कर आनंद जी ने शेयर किया है। तो उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और अपना कॉपी मेरे साथ शेयर किया। 9 नंबर से इनका मेंस छूट गया था और इसका रीज़न ये था कि इनका मैथ में अपेक्षित नंबर नहीं आ पाया था। 72 का मैथ है, उनमें उनको मात्र 40 नंबर ही आ पाया था, यानी कि 72 में मात्र इनको 40 नंबर ही आया था मैथ में। इसीलिए यदि ये 40 55 56 या 60 के आसपास होता तो निश्चित रूप से इनका सिलेक्शन हो सकता था। मैं ऐसे तमाम स्टूडेंट से कहना चाहूँगा जिनका 4 नंबर 5 नंबर या विथिन 10 नंबर के अंदर छूटा है, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि अपने कमियों को भी देखें, कमजोरियों को भी देखें और कमजोरियों को बिल्कुल फतह करें, उससे ओवरकम करें, आपका सफलता निश्चित है। आइए एक एक करके पूरे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इस कॉपी की सबसे खासियत बात है कि आर्ट और कल्चर सेक्शन में इनको भरपूर नंबर मिला है। देखिए, नॉर्मली 18 15 ऐसे भी आता है, 18 तक आ जाता है, 20 तक आता है, लेकिन एक में 24 है, एक में 21 है, तो ठीक ठाक कह सकते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से आर्ट एंड कल्चर की बात की जाएगी। और वहीं पे देखिए कि आपको 17 जो है बीच वाला सेक्शन में दिया गया है, यानी कि 15 और 8 और 9 क्वेश्चन। एक मिनट, 8 और 9 जो क्वेश्चन है आपका, हाँ जी हाँ, ये जो बीच वाला सेक्शन करंट अफेयर का सेक्शन था, वहाँ पे 17 नंबर दिया गया है। तो करंट इस बार थोड़ा सा टफ था, उस लिहाज से यहाँ पर भी नंबर इनको ठीक ठाक मिल गया है, इसको ख़राब नंबर नहीं बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे देख लीजिए यहाँ पर कि इनका थोड़ा सा मैथ में ही सही नहीं रह पाया है, 21 और 19, ठीक है, यहाँ पे इनका नंबर है। चलिए एक एक करके देखेंगे। 140 नंबर इनका है। आइए हम लोग पहले शुरुआत करते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 5। और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में इनको कितना नंबर मिला है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में इनको 21 नंबर मिला है और क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 में बिरसा आंदोलन, इसमें इनको शानदार 24 नंबर मिला है। पहला क्वेश्चन था कि आपको बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है बिरसा आंदोलन 24 नंबर मिला है इनको। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 था आपको चंपारण स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कर, इसमें इनको 20 नंबर मिला है। और 5वां क्वेश्चन था आपको पटना कलम में आपको किस है। इस बार जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है मौर्य कला है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा 5वां, इसको हम लोग देखते हैं। 5वां क्वेश्चन था पटना कलम की चित्रकला की मुख्य विशेषताओं का स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको दिखा दिया कि इसमें इनको 21 नंबर मिला है। तो कला मानवीय भावनाओं का मूर्त रूप होती है। 18वीं सदी के मध्य में मुगल काल के अवसान के क्रम में वहाँ के दरबारी चित्रकारों का भारत के 2 हिस्सों में पलायन हुआ। पहला है आपको हिस्सा जो है कुल्लू कांगड़ा यहाँ पर गया, मतलब इन क्षेत्रों में गया था, और दूसरा जो मुर्शिदाबाद उदयपुर यहाँ पर होते हुए पटना बसे। उस समय पटना में जो है ब्रिटिश के लिए उभरता हुआ व्यापारिक केंद्र बन रहा था। फलस्वरूप मुगल कालीन चित्रकाल का पटना में आश्रय लिया गया। यहाँ पे इन्होंने मैप बना के दिखलाया है कि यहाँ पे जो है बनारस है, पटना है, उदयपुर है, मतलब जहाँ जहाँ पर इस तरह के पटना कलम का ये क्षेत्र था, मुर्शिदाबाद था, ठीक है ना। आइए यहाँ पे पटना कलम की विशेषता उन्होंने बताया है, ठीक है। एक यहाँ पर भी एक तरह से बोल सकते हैं एक डायग्राम है। पटना कलम में है जो लघु चित्र है, सामान्य जनजीवन है, बारीकी और अलंकार है, पृष्ठभूमि तथा लैंडस्केप का कम प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। रंगने की निजी शैली, मिश्रित शैली और बाजार शैली, ठीक है ना। देखिए पटना कलम जितना भी शैली है ना, मतलब जितना भी आर्ट एंड कल्चर है, पटना कलम सबसे आसान होता है लिखना और याद करना भी, प्रेजेंट करना भी। सबसे टफ हो जाता है मौर्य कला। तो ये लघु चित्र की बात करते हैं तो पटना कलम के चित्रकार सामान्यतः सफ़ेद कागज पर चित्र बनाते थे, जो बाद में हाथीदांत, अभ्रक और शीशे का प्रयोग करने लगे, ठीक है ना। उसके बाद है सामान्य जीवन शैली। इस कलम में चित्रकारों द्वारा सामान्य लोगों की क्रियाकलाप और चित्रकारी के माध्यम से उकेरा जाता था। इसमें मछली बेचती महिला, बाल काटता नाई, लकड़ी काटता बढ़ई, खेत जोता किसान होते थे, ठीक है ना। बारीक और अलंकार, ठीक है ना, बारीकी और अलंकार। पटना कलम के चित्रकार जो है गिलहरी के एक बाल से भी चित्रों का निर्माण करते थे। इसके द्वारा मोटे ब्रश के लिए भैंस तथा घोड़े के गर्दन के बालों का भी प्रयोग किया जाता था। अब आइए पृष्ठभूमि तथा लैंडस्केप का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। पटना कलम के चित्रकारों द्वारा पृष्ठभूमि का कम प्रयोग किया जाता था तथा जो कि मुगल चित्रकला में एकदम विपरीत था। मतलब मुगल चित्रकला से में जो होता था लैंडस्केप का खूब प्रयोग होता था, लेकिन यहाँ पे अभाव था। वहाँ पे रंगने की निजी शैली यहाँ पे बता रहा है। चित्रकारों द्वारा रंगने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। लाल रंग लाह से लार्ज बर्थ, तो
जो है आपको लेप्शिन। उसके बाद सफ़ेद रंग विशेष प्रकार की मिट्टी से, नीला रंग नील से तथा गहरा रंग मिट्टी से, इस तरह से चित्र बनाने के लिए काम बरसात के दिनों में तथा रंग जो है भरने का काम जाड़े के दिन में किया जाता था। ये इन्होंने विशेषता बताया है। उसके बाद मिस्री शैली, पटना कलम का प्रभाव ईरानी, मुगल शैली, ब्रिटिश शैली तथा स्थानीय शैली का जुड़ा था। मतलब पटना कलम जो है मिश्रित शैली थी, ठीक है ना। बाजार शैली अंग्रेजों द्वारा अपने जो है परिचित इंग्लैंड में ग्रीटिंग्स भेजने के लिए आप है, हाँ यहाँ पे देखिए बाजार शैली, अंग्रेजों द्वारा अपने परिचितों को इंग्लैंड में ग्रीटिंग्स भेजने के लिए पटना कलम के चित्रकला का उपयोग किया जाता था। स्थानीय चित्रकारों को घरेलू बाजार भी मिलता था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे पतला कलम कला के विलुप्त होने के कारण भी यह बता रहे हैं। गुलजार बाग में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हो गया। चूँकि प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हो गया तो ये जो चित्रकारी करते थे अब वो प्रिंटेड फॉर्म में ही आ गया था, तो इसके कारण उनका पतन हो गया। फोटो कैमरा का आविष्कार हो गया। उसके बाद पटना कलम शैली की विशेषता होने के बावजूद इसकी आलोचना भी की जाती है। इसका यहाँ बताया है। देखिए क्वेश्चन सीधा था, आपको पटना कलम की विशेषताओं चित्रकार की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट लिखिए, ठीक है ना। तो इन्होंने छोटा छोटा चीज़ जो है सब चीज़ का ऐड किया है। अलंकार था पृष्ठभूमि का विशेष प्रयोग नहीं है, स्थानीय स्तर की स्तर तक ही सीमित, तत्कालीन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। अप्रासंगिकता की बात की जा रही है कि पटना कलम के प्रमुख चित्रकार सेवा राम, हुलास लाल, गुरु सहाय लाल, गुरु प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद इत्यादि महत्वपूर्ण योगदान था। वर्तमान सरकार द्वारा पटना कलम के बाद याद में 2010 में जो है कॉफ़ी टेबल बुक के रूप में जो है विमोचन किया गया और इस चित्रकला के महत्वपूर्ण चित्र पटना म्यूजियम तथा लंदन संग्रहालय में है। अब इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस तरह पटना कलम 18वीं सदी से 20वीं सदी तक अत्यंत लोकप्रिय शैली थी। इसकी कला के तत्वों को सहेजकर वर्तमान में नया स्वरूप दिया जा रहा है। देखिए इन्होंने कुल मिलाकर अच्छा लिखने का प्रयास किया है। 38 नंबर में इनको जो है 21 नंबर मिला है। अच्छा नंबर मिला है, ख़राब नंबर नहीं कह सकते हैं, मतलब कि ओवर द एवरेज मार्क्स है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा और ये बेहतर कर सकते थे तो इनको 25-26 तक भी जा सकता था, ठीक है। बहरहाल इनका कुल मिला के अच्छा प्रयास है और नंबर भी इनका शानदार मिला है, ठीक है। दूसरा देखिए पहला जो है ये जो है संथाल, ये है सॉरी, उसके बाद है यहाँ पे संथाल बिहार राज्य के, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 लिखे हैं ये, संथाल विद्रोह के कारण और उसकी गति और उसका परिणाम बताना है, ठीक है ना। तो इसमें इनको 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 1 में इनको जो है मिला है 24 नंबर। आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इनको मिला है 24 नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ दिए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में मिला है इनको संथाल विद्रोह। आइए तो संथाल विद्रोह को देखते हैं। अच्छा 24 नंबर अच्छा नंबर कहा जा सकता है। तो इसको देखते हैं संथाल विद्रोह को इन्होंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन था प्रश्न संख्या 1 कि संथाल विद्रोह के कारण क्या थे। पहला तो सीधा सा था, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उनकी गति और परिणाम क्या थे। क्वेश्चन स्पष्ट हो गया और इसमें इनको 24 नंबर मिला है। तो चलिए देखते हैं। संथाल विद्रोह बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर के बंगाल तक फैला हुआ था। इसका मुख्य क्षेत्र भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों तक था और संथाल पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी जनजाति के रूप में विद्यमान थे। ब्रिटिश औपनिवेशवाद के विरुद्ध संथाल प्रथम संगठित विद्रोह था, ठीक है ना। अब संथाल विद्रोह के कारण उन्होंने बताया है सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और तत्कालिक कारण। अब इन्होंने एक मोटे तौर पर यहाँ पर बता दिया डायग्राम के थ्रू और यहाँ पर फिर उसको उन्होंने डील किया, सामाजिक कारण को यहाँ पर डील किया है, ठीक है ना। कि संथाल जनजाति के अंतर्गत जो है पाहन प्रणाली प्रचलित था। इस प्रणाली के अनुसार उसके देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। संथाल के द्वारा अपने में से पुरोहित का चुनाव किया जाता था। अंग्रेजों के द्वारा इस पाहन प्रणाली को ठेस पहुंचाया गया था, जिसके कारण जो है संथाल उग्र हुए। उसके बाद धार्मिक कारण, ईसाइयों ने इनके धार्मिक जो है मामलों में हस्तक्षेप किया, ज़बरदस्ती इनको धर्म परिवर्तन करवाया। ये सब है। राजनीतिक कारण है कि संथाल का एक सामाजिक ढांचा था। इसके अंतर्गत समाज अपने लोगों के बीच में से ही जनप्रतिनिधियों को चुनाव करते थे और जो है इसे पुरहा, 1 मिनट थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हाँ पंचायत के नाम से जाना जाता था और दीकुओं के द्वारा जो है पुरहा पंचायत को मान्यता को रद्द कर दिया गया। तो इस तरह से चीज़ें हैं। आर्थिक कारण यहाँ पे फिर बताया कि जबरन वसूली है। आइए तत्कालिक कारण, संथालों ने जंगली क्षेत्रों में रेलवे के निर्माण के लिए संथालों से उगाही कराई जाने लगी, जिसमें कुछ क्षुब्ध होकर एक संथाल ने दरोगा की हत्या कर दी, जिससे विद्रोह आरंभ हो गया। अब देखिए विद्रोह के उद्देश्य थे आपको राजनीतिक सामाजिक सत्ता परिवर्तन और दीकुओं को बाहर बिताना। अब विद्रोह का स्वरूप यहाँ पे बता रहे हैं कि संथाल विद्रोह के नेता थे चांद भैरव, सिंधु कानू, ये सब जो थे। और यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से 6000 लोग उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपना डिटेल में वगैरह लिखा है, ठीक है ना। और सफलता के कारण भी यहाँ पे बताया है कि पारस्परिक सहयोग
हथियारों द्वारा, पारंपरिक हथियारों द्वारा युद्ध लड़ा गया, जबकि ब्रिटिशियों के जो हथियार थे अत्याधुनिक थे। विद्रोह के परिणाम से संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट पारित हुआ। भागलपुर के कुछ क्षेत्र, राजमहल के कुछ क्षेत्र को मिलाकर के नया जिला संथाल परगना बनाया गया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक डायग्राम भी बना दिया था। ये झारखंड, ये बिहार, ये भागलपुर, ये राजमहल। चूँकि बिहार तो अभी आपका इतना बनता है ना, तो उस समय का, ये तो वर्तमान बिहार है, तो उस समय का इन्होंने पूरा एकदम एक नक्शा भी बनाया, डायग्राम बनाया, इस पर भी इनको नंबर मिला होगा। उसके बाद ग्रामीणों को जो है वहाँ की व्यवस्था सौंपी गई। पूरा पंचायत को मान्यता प्रदान की गई। संथाल जिला के नॉन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कानून पारित किया गया। और प्रासंगिकता बताया जा रहा है यहाँ पे कि सरकार द्वारा झारखंड नाम के एक नए कार्यक्रम चलाया गया था। झारक्राफ्ट नाम से एक नया कार्यक्रम चलाया था, जिसमें वनोत्पादन को खरीदा जाता था। 70% आबादी को रोजगार जंगल आधारित है। और वनोत्पादन को टी हक कमेटी द्वारा SMP के अंदर 42 उत्पादों को शामिल किया गया है। तो देखिए ये सब जो है प्रासंगिकता मतलब वर्तमान की प्रासंगिकता के आधार पर जोड़ा था। अभी तो इनको 24 नंबर मिला है। आइए आगे देख लेते हैं। उपयुक्त जो है विवरणों के अनुसार सरकार सिंधु कान्हू के नाम पर दुमका विश्वविद्यालय का नामकरण किया है। और उनके नाम पर 2000 के बाद मेला का आयोजन किया जाता है। इसमें संथालों की स्थिति में सरकार द्वारा सुधार किया जाता है। इस तरह से आइए। और बिहार के, चलिए यहाँ पे इन्होंने अभी हाल ही में, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ख़त्म कर दिया 24 नंबर। चलिए यहीं पे इन्होंने ख़त्म कर दिया। कुल मिला के इनको 24 नंबर मिला है, तो ठीक ठाक नंबर है। 24 नंबर खराब नंबर नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें 20 नंबर मिला है। ये चंपारण सत्याग्रह की बात की जा रही है। चलिए और आगे देखते हैं कि और आगे की स्थिति क्या क्या है। ये चंपारण में देख लीजिए, यहाँ पे इन्होंने नील खेती, खुश्की, खुरतौल, ये सब जो है 3 कठिया के अंतर्गत 3 प्रथा थी, उसका भी जिक्र किया है यहाँ पे। और इन्होंने 3 कठिया को दिखाया है कि 3 कट्ठा 20 कट्ठा के अंतर्गत 3 कट्ठा। आइए और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह के प्रभाव, 1 मिनट, आंदोलन उपाधि, देखिए यहाँ पे एक गलत अक्षर या कुछ तरह से है, तो इसको यहाँ पे गोला किया गया है। आ गया ये। और नीचे में इन्होंने, इनका हमको लगता है कि थोड़ा सा कंक्लूजन जो है संगठित बीच में जो है ना थोड़ा सा कम हुआ, बावजूद इनका अच्छा नंबर है, ठीक है ना, नंबर इनका ख़राब नहीं है, बावजूद इनके बीच में और उत्तर को थोड़ा सा संगठित किया जा सकता था। बहरहाल इस तरह से देखा जाता है तो चंपारण आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता इतिहास का जो है प्रथम 1857 के बाद नया प्रभाव था, जो कि स्वाधीनता आंदोलन के निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तो इन्होंने निष्कर्ष निकल लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इसमें 24 नंबर इनको मिला, इन्होंने उसको प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ा, और इसीलिए उनका नंबर मिला। एक डायग्राम का भी प्रयोग किया, किसमें, संथाल वाले में। इस तरह से ये ख़त्म हो जाता है। फिर जो है ब्रिक्स वाले क्वेश्चन की बात की जा रही है। एक क्वेश्चन था आपको कि 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन था आपको। उस समय जो 12वें ब्रिक्स हुआ था वो रूस में हुआ था। इसके बारे में मुझे जरा भी नहीं पता था, और मैंने आनंद फानंद में क्या लिखा था वो तो मेरा कॉपी का देखा जाएगा। लेकिन इन्होंने ब्रिक्स के बारे में अपना लिखा है कि ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। उस समय 4 देश थे। 2010 में इनमें दक्षिण अफ्रीका भी हुआ है। 12वां ब्रिक्स में वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा के विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई है। भारत में वर्तमान स्थिति को देखते हुए लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद विश्व की कुल जनसंख्या का 42%, मतलब देखिए इनके पास भी एग्जैक्ट डाटा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक कुल मिला के एक बढ़िया लिखने की कोशिश किया कि 42% जनसंख्या आता है, GDP का इतना % भाग है, विश्व की आर्थिक विकास का इतना % हिस्सा है, ठीक है ना। और इन्होंने एक मैप भी यहाँ पे देख लिए बना दिया है कि ब्रिक्स के देश कौन कौन से हैं। यहाँ पे ब्राज़ील है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, खाड़ी देश हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा एड ऑन किए हैं, तो इनको नंबर बढ़ा है, ठीक है ना। भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व है वैश्विक स्थिरता के लिए, वर्तमान में अफगानिस्तान में आतंकवाद की स्थिति के लिए साझा सुरक्षा के अंतर्गत साइबर सुरक्षा का जिक्र उन्होंने किया है। उसके बाद चीन के साथ संबंध सुदृढ़ करने के लिए BRI परियोजना के तहत पूरे भारत में को घेरने की कोशिश की जा रही है, जो कि आने वाले समय में भारत के लिए मुश्किल हो सकता है। इन्होंने बताया है चीन द्वारा पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तान में अपने आर्मी बेस बनाए गए हैं, और क्या है, अफगानिस्तान में भारतीय परियोजना को स्थापित करने की मदद करेगा। इसे ब्रिक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर पर्यावरण विकास के लिए भी ये बता रहे हैं, आगे की राह भी बता रहे हैं कि भारत के ब्रिक्स सदस्यों को लगातार संपर्क में रहना चाहिए। ये सब अपना लिखते हैं।
इस वैश्विक महामारी के दौरान ब्रिक्स संगठन महत्वपूर्ण हुआ है। अब देखिए सबसे पहले ये 14 नंबर दिया गया था इनको और फिर बाद में इनको 17 नंबर किया गया, तो इनके लिए एक एडिशन है और कुल मिला के 17 नंबर ठीक है, क्योंकि वो मुख्य तथ्य को नहीं लिखे लेकिन आसपास की चीज़ों को लिखे हैं, तो फिर भी इनको 17 नंबर मिला है, अच्छा नंबर मिला है। और दूसरा क्वेश्चन आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान था, ठीक है ना। क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 9 था कि भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत योजना के हाल ही के प्रमुख विशेषताओं के प्रावधानों का परीक्षण करना है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये 20,000 करोड़ रुपया का जो पैकेज था उसका जिक्र करते हुए और ये सारा चीज़ अपना बताए हैं कि यहाँ पे देख लीजिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत PLI योजना के अंतर्गत कुल 13 क्षेत्रों को प्रोत्साहन किया जा रहा है जो निम्न है। कौन कौन क्षेत्र का यहाँ पे नाम लिख दिया है, यहाँ पे MSME ये सब। आइए, RCEP से बाहर होना, ठीक है ना। भारत द्वारा RCEP समूह से बाहर होना यह दर्शाता है कि भारत अपने सहयोगी के प्रति कितना सचेत है और घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ये तथ्य नहीं भी था फिर भी इन्होंने ठीक ठाक इनको लिखने की कोशिश किया है। और आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ भी उन्होंने बताया है कि जनसंख्या की वृद्धि, मांग, विकास, अर्थव्यवस्था और अवसंरचना, तो यहाँ पे ये सब है। और आत्मनिर्भर भारत के दूरगामी प्रभाव यहाँ पे बता रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, एक मिनट, स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इस तरह से आ गया ये। और इस प्रकार देखा जाता है कि कोविड-19 दौरान के कारण भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान का सफल बनाने के लिए तत्पर है। इसी के तहत 2025 में भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है। और यहाँ पर पहले 16 नंबर दिया गया था, इनको काट करके 17 नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 था जो है आपको कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखना है क्योंकि पहले सेक्शन में आपको 8 देना होता है ना, तो 3 3 और +2 होता है, तो उस तरह का चीज़ यहाँ पर भी जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्या था कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा के बाद यहाँ पे ये आता है। यहाँ पे देखिए किस तरह से डायग्राम वगैरह का भी प्रयोग किया गया है। भारत में वर्तमान में 63 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से कर रहा है, इसको इन्होंने दिखा भी दिया है। 100% सौर ऊर्जा ये जो है। और आइए यहाँ पे ये देख लीजिए, उपाय ये बताए हैं कि क्या क्या उपाय है नवीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देना, ये सब जो है मतलब पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्गत ये है, ठीक है ना। जल जीवन मिशन, हरियाली है, जन जागरूकता है, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। और आइए देखिए यहाँ पे क्या कर दिए हैं, इरेलीवेंट, यहाँ पे इनको 1 नंबर दिया गया है, इरेलीवेंट यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल जो है इरेलीवेंट करते हुए आपको 1 मिनट देखिए, आपको पता है ना कि खंड संख्या 1 से 3, खंड संख्या 2 से 3 यानी कि 3 3 प्रश्न देना है। और जो है खंड संख्या 1 और 2 से 2 2 प्रश्न होता है और खंड संख्या 3 से आपको 2 प्रश्न होता है। तो खंड 1 और खंड 2 से 3 3 यानी कि 6 और खंड 2 से आपको 3 से आपको 2, तो यानी कि 6 2 8, 3 3 यानी 3 3 6 +2, इस तरह का आपको फॉर्मेट बनाना होता है। तो यहाँ पे इरेलीवेंट करके छोड़ दिया गया है यहाँ पे। और ये मैथ है, यहाँ पे मैथ में देख लीजिए इसका सबसे आंसर सही होते हुए 8 नंबर मिल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 15। ये 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो है बार ग्राम का है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन जो है बार का है। 13 1 मिनट 15 जो है दंड आलेख का है, दंड आलेख का क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जो पहला क्वेश्चन था, 1 मिनट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन का, यहाँ पे नंबरिंग दिया गया होगा 15 नंबर में। एक मिनट 10 में देखिए, हाँ 15 क्वेश्चन का जो पहला नंबर है 10 को, और कौ में जो है 2 2 4 1 5, हाँ 36 नंबर का है। तो पहला नंबर 10 में इनको कितना मिला है, तो 8 मिला है, ठीक है ना। 10 में इनको 8 मिला है। और आइए 6 8 में इनको 4 मिला है दूसरा में। और आइए फिर 2 नंबर मिला है, पता नहीं इनका आंसर नहीं मिल रहा था, बस इनका हो सकता है कि इनके जो है प्रोसेस का इनको बस नंबर दिया गया है। 6 में 2 नंबर दिया गया है।
फिर देख लेते हैं 6 में फिर यहाँ पे 5 नंबर दिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से इनको जो है 36 में जो है कितना नंबर दिया गया है, यहाँ पर नहीं जोड़ा है क्या? अच्छा, सब इस तरह से इसको एक समय जोड़, जैसे 20 क्या इतना है, ये देखना पड़ेगा, 20 शायद है। और यहाँ पे आइए फिर क्वेश्चन नंबर 14 में, 14 ना जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 टफ क्वेश्चन था, सबसे बड़ी बात है। और इन्होंने ये तीन डाटा को यहाँ पे मैच करके करवाना था। और 14 नंबर क्वेश्चन का जो मार्किंग पैटर्न है जरा वो भी हम लोग देख लेते हैं। 14 में 7 7 7 8 है, ठीक है ना। तो पहला नंबर 14 का जो है, इसमें इनको कितना नंबर है वो जरा देख लेते हैं। अच्छा, 14 को काट दिया, फिर इन्होंने 13 को बनाना शुरू किया। चलिए, ऐसा होता है, आदमी जब कंफ्यूज करता है तो एक बार ये छोड़ता है, एक बार वो पकड़ता है। 13 में जरा देख लेते हैं 13 की क्या स्थिति है। 13 था आपको बार ग्राम, ठीक है ना। पाई डायग्राम नहीं है, ये बार है। तो चलिए यहाँ पे 13 में देख लेते हैं। 13 का जो मार्किंग पैटर्न है वो 4 8 8 6 है, ठीक है ना। तो 13 में देखिए पहला में फुल का फुल मार्क मिला है, इनको 4 नंबर मिला है। दूसरा ख में इनको 8 का 8 नंबर, क्या बात है। ख में 8 मिला है। गौ में इनको 8 मिला है, मतलब गौ पूरा का पूरा सही है। और घ देख लेते हैं, घ में मात्र इनको 1 नंबर मिला है, जबकि घ भी 8 नंबर का था, ठीक है ना। और वो 8 नंबर का था, वो इनको लगता है कि पूरा नंबर ही नहीं मिला है, ठीक है ना। तो इस तरह पे अच्छा 20-20 नंबर मिला है, मैथ में 20-20 नंबर मिला है, तो यही 40 नंबर ही दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको स्टेप के भी नंबर मिलते हैं, और यदि आप पूरा का पूरा बनाते तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलता है। इस आधार पर आइए इनका फिर से एक बार ऊपर आ जाते हैं। GS 1 के अंतर्गत सेक्शन 2 में इन्होंने कुल मिला करके सेक्शन 2 डिफरेंट था, मतलब डिफ़िकल्ट है इस बार। करंट जो क्वेश्चन थे सेक्शन 2 के, वो इतने इजी क्वेश्चन नहीं थे, अननोन टाइप के क्वेश्चन थे। तो खासकर ब्रिक्स वाला में इन्होंने अपने पूर्व जानकारी के आधार पर मिला जुला करके लिख दिया। और जो क्वेश्चन था आपको कि पर्यावरण संरक्षण और इस तरह से, तो वहाँ पर भी लिखा। तो 17 नंबर है, अच्छा नंबर देख सकते हैं यहाँ पे, 17 नंबर है यहाँ पे। और करंट वाले सेक्शन में, और एक करंट यहाँ पे देखिए आ जाए, मात्र 1 नंबर दे करके छोड़ दिया। टोटल आपको 8 नंबर का 8 क्वेश्चन को देना है ना, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा नंबर है, आर्ट एंड कल्चर में कितना शानदार नंबर है यहाँ पे। लेकिन आइए यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो है करंट वाला सेक्शन है, यहाँ पे उन्होंने 2 क्वेश्चन का उत्तर दिया है। फिर एक क्वेश्चन में 23 से 26 में इनको मात्र 1 नंबर दिया गया है, इररिलेवेंट करके इनको छोड़ दिया गया है। और फिर जो है 32 36 14 और 15 ये क्वेश्चन जो है मैथ वाले में 21 और 19 दिया गया है, 21 और 19 दिया गया है, टोटल 40 दिया गया है। तो ये आपका पूरा सिनेरियो है। और इस तरह से देखिए एक नतीजा ये पहुंचता है कि यदि आप मैथ वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका नंबर उठेगा। और दूसरा बात, आर्ट और कल्चर ऐसा सेक्शन है जो एकदम प्रेडिक्टेबल होता है कि इस सेक्शन में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसको आपको कोशिश करना पड़ेगा कि बेहतर से बेहतर ढंग से किस तरह से, पहले तो एक मॉडल आंसर खुद से तैयार कर लें, सभी जगह के जो भी आंसर हैं उसको कंपाइल करके, और उसको विथिन 20 मिनट में लिखने की कोशिश करें। प्रैक्टिस कीजिएगा 4 बार 5 बार 6 बार। जैसे इस बार जो है आपको क्या है, पाल कला है और क्या है मौर्य कला, जिसमें मौर्य कला मोस्ट प्रोबेबल है, एक तो आपको फिक्स है। इसी तरह से आपको स्वतंत्र भारत छोड़ो आंदोलन हो सकता है, या फिर आज़ाद दस्ता हो सकता है, या फिर आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन हो सकता है। इस तरह का ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही प्रोबेबल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना है, प्रैक्टिस भी करना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। यानी कि सेक्शन 1 आर्ट एंड कल्चर में आप कितना अच्छा सा मार्क ला पाएँ, और दूसरा होगा आपका जो मैथ वाला सेक्शन है उसमें आप कंप्लीट मार्क्स ले आएँ। ये दोनों चला गया तो करंट में थोड़ा सा कम बेस भी होगा, फिर भी आपको वो कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से लाइक शेयर करें, और भी तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके साथ शेयर किया जाएगा। RTI के भी और भी क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू वेरी मच।